स्वागत है बच्चों हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास किसे कहते हैं इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि समास किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों संक्षिप्त करना या संक्षेप या संयोग, है ना। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बना देना ही समास की प्रक्रिया होती है। स्पष्ट है बच्चों, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द सार्थक शब्द बनाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास। इसको और अच्छे से हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। आइए, जैसे बच्चों यहाँ पे एक लघु वाक्य दे रखे हैं। पहला वाक्य है घोड़े पर सवार। कहने का तात्पर्य ये है कि जो घोड़े पर बैठता है उसे क्या कहते हैं, घोड़े पर सवार। अब इसे हम संक्षिप्त शब्द में अगर एक ही शब्द में कहने का प्रयास करें तो हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, घुड़सवार। यानी जो घोड़े पर बैठता है उसे क्या कहते हैं, घुड़सवार, है ना। उसी तरह भाई और बहन, भाई और बहन को हम संक्षिप्त में क्या कैसे बुला सकते हैं, कह सकते हैं भाई बहन। दशमुख वाला यानी दशानन, रावण की बात हो रही है, दशमुख वाला उसे दशमुख या दशानन भी कह सकते हैं। चार राहों का समूह, जहाँ पे बच्चों आपने चार रास्ते, अलग अलग रास्ते जहाँ पर आकर मिलते हैं उन्हें अगर हम वाक्य में कहेंगे तो क्या कहेंगे, चार राहों का समूह, है ना। छोटे छोटे शब्दों से मिलकर ये वाक्य बना है। लेकिन अब इसी वाक्य को अगर हम एक शब्द में कहना चाहें, एक शब्द में बोलना चाहें तो हम क्या कहेंगे, चौराहा। यानी जहाँ पर चार रास्ते आपस में मिलते हैं उस समूह को क्या कहते हैं, चौराहा। बच्चों, अब हमें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि इन समासिक पदों में दो पद होते हैं। पहला जो पद होता है यानी पहला जो शब्द होता है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा यानी बाद का जो शब्द होता है वह उत्तर पद कहलाता है। इसे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आगे हम जब समास के भेदों की चर्चा करेंगे तो वहां पर यह आपको जानना आवश्यक हो जाएगा कि पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं, है ना। जिस तरह से घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार में पहला पद क्या है, घोड़ा, और दूसरा पद क्या है, उत्तर पद यानी सवार, है ना। बच्चों, समास पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों समास के भेदों कितने होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं बच्चों, समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब एक एक के विषय में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और वह क्या हो, अव्यय हो, तो वो कैसा समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास। जैसे आजन्म, आजन्म में आ क्या है, पूर्व पद अव्यय, है ना। तो ये कैसा समास हुआ, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, इसमें पूर्व पद क्या है, यथा, जो कि अव्यय है। अव्यय का बच्चों स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वो किसी शब्द के साथ जुड़कर एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बच्चों पढ़ने के लिए, तत्पुरुष समास को समझने से पूर्व आपको कारक और विभक्ति चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहां जाकर अच्छे से कारक और विभक्ति चिन्हों के बारे में जान सकते हैं। जब हम कारक और विभक्ति चिन्हों से परिचित होंगे
तो तत्पुरुष समास हमारे लिए सरल हो जाएगा समझना, है ना। तो शुरू करते हैं बच्चों। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, है ना, उत्तर पद यानी बाद वाला सेकंड शब्द प्रधान हो तथा समास करने पर दोनों शब्दों के बीच कर्ता और संबोधन कारकों की विभक्ति को छोड़कर शेष कारकों की विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी विभक्तियां गायब हो जाती हैं, है ना, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, है ना, तो गाड़ी किसकी है? बैल की, यानी बैल की गाड़ी। यहाँ पे कारक चिन्ह कौन सा है? की, जिसका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, यानी कि शब्द जब संक्षिप्त शब्द बनाया जा रहा है तो की वहां पर उच्चारित नहीं हो रहा। बैलगाड़ी यानी बैल की गाड़ी। विद्यालय, विद्या का आलय, है ना, यहाँ पे किस विभक्ति का लोप हुआ? का। अब हम इनके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति यानी विभक्ति चिन्ह कर्म कारक की क्या है बच्चों? को का जब लोप होता है तो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे शरणागत, शरण को आगत, यानी जो शरण में आया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? शरणागत, है ना। तो यहाँ पे किसका लोप हो रहा है? कर्म का। कर्म कारक यानी विभक्ति चिन्ह क्या है? को। परलोक को गमन, यहाँ पे भी को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है ना। करण तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सूरकृत, यानी सूर के द्वारा कृत, है ना, सूरदास जी द्वारा रचित या सूर के द्वारा कृत, तो यहाँ पे किसका लोप हो रहा है? के द्वारा। रेखांकित, रेखा से अंकित, है ना, किसका लोप हो रहा है? से। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे बच्चों देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अगला अपादान तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, किससे मुक्त हो रहा है? रोग से, है ना, तो यहाँ पे किसका लोप हो जा रहा है? से। भय भीत, किससे डरा हुआ है? भय से। भय से भीत, डरा हुआ, तो यहाँ पे किसका लोप हो रहा है? से, है ना। संबंध तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, की या के का लोप हो जाता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पवन पुत्र, किसका पुत्र? पवन का पुत्र, है ना। गंगा जल, गंगा का जल, किसका लोप हो रहा है? का विभक्ति का। अब है बच्चों अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर चिन्ह का लोप हो जाता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप बीती, किस पर बीती? आप पर बीती, है ना। आनंद मग्न, किस पर, किस में मग्न? आनंद में मग्न, है ना। तो बच्चों इस तरह से आपने तत्पुरुष समास को जाना, लेकिन तत्पुरुष समास को पढ़ने से पूर्व आप कारक
के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, उनकी विभक्ति चिन्हों को याद कर लेंगे, तो आपको तत्पुरुष समास बहुत ही सरल प्रतीत होगा और जल्दी ही समझ में आ जाएगा, है ना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बच्चों तत्पुरुषी समास का ही उपभेद है ना। जिस समास में समस्त पद विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। कहने का मतलब बच्चों, जिस वाक्य में एक विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो, यानी विशेषण जो विशेषता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे हम उपमेय और उपमान, जैसे उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे की जाए, है ना, जिससे की जाए तुलना, इन शब्दों का बोध हो रहा हो, वहां पर क्या होता है बच्चों, कर्मधारय समास। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। चंद्रमुख, मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान, है ना। तो चंद्रमा क्या हुई, उसकी विशेषता, और मुख क्या हुआ, उसका विशेष्य, यानी मुख हो गया उपमेय, है ना, जिसकी तुलना हो रही है। किसकी तुलना हो रही है, मुख की, और किससे हो रही है, चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान, है ना। अगर हम इसे विशेषण विशेष्य के द्वारा समझते हैं तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, मुख की, और किसके समान बताई जा रही है, चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, विशेषण, है ना। अब इसी तरह आगे महाराजा, महान राजा, तो महान क्या हो गया, उपमेय, और राजा क्या हो गया, उपमान, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द्विगु समास, ये तो बहुत ही सरल है बच्चों। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और समूह का बोध हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे दोपहर, है ना, दो पहरों का समूह, दो घड़ी का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। स्पष्ट है, जहां पर पूर्व पद यानी पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण हो और किसी समूह का बोध कराए, वो क्या कहलाता है, द्विगु समास। अब चर्चा करते हैं द्वंद्व समास की। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही शब्द प्रधान हो, दोनों का महत्व बराबर हो, और उनका यदि विग्रह किया जाए तो बीच में किन शब्दों का लोप होता है, और, तथा, अथवा, या आदि, है ना, इन शब्दों का लोप हो जाता है। यदि हम उनको विग्रह करते हैं तो हमें जैसे भाई और बहन, है ना, दाल और रोटी, लाभ या हानि, है ना, तो किनका लोप होता है, और शब्द, या तथा, अथवा, या, है ना। और एक चीज और बच्चों, ऐसे समास में बीच में योजक चिन्ह यानी डैश का निशान होता है। जैसे आप देख रहे हैं शब्दों में बीच में दाल रोटी, है ना, एक डैश के माध्यम से, एक योजक चिन्ह के माध्यम से दो शब्द लिखे गए हैं। दोनों ही शब्द प्रधान हैं, दोनों ही शब्द क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही शब्द अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है ना, यानी प्रधान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, यानी ना तो पहला शब्द प्रधान होता है ना तो बाद वाला। कौन सा प्रधान होता है, कोई तीसरा, यानी जो तीसरा अर्थ दे रहा है वो पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके, किसके, रावण के। तो यहाँ पे प्रधान कौन हुआ, रावण, है ना। तो ये कौन सा समास हुआ बच्चों, बहुब्री, है ना। महावीर, महान वीर है जो, कौन, हनुमान, है ना। तो प्रधान कौन हुआ,
हनुमान, तो ये कैसा समास हुआ? महावीर, है ना। चलिए अब हम बच्चों समास से संबंधित कुछ विशेष बातें जो हमें ध्यान रखने योग्य होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करते समय उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है। तो बच्चों समास के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे कमल नयन, है ना। तो कमल जैसे नयन यानी आंख किसकी तरह है? कमल जैसी, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। लेकिन अब इसी को हम इस तरह से अगर हम लिखते हैं, कमल जैसे नयन हैं जिसके, किसके? विष्णु भगवान के, तो ये कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास, है ना। पीतांबर, पीला वस्त्र है, पीला है जो वस्त्र यानी कर्मधारय समास। पीला वस्त्र है जिसके, किसके? विष्णु भगवान के, तो ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। तो बच्चों जहां पर आपको ध्यान देना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। जहां पर दोनों पद में कोई पद प्रधान ना हो और उससे भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकले, तो वहां पे कौन सा होगा? बहुब्रीहि। लेकिन जहां पर विशेषण विशेष्य यानी उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास। स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। अगला है द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर। अब द्विगु समास संख्यावाची समास है, संख्यावाची विशेषण पद है ना। विशेषण पद को ही हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। वहीं दूसरी ओर बहुब्रीहि में क्या होता है बच्चों? दोनों पदों के मेल से कोई तीसरा अर्थ अगर संकेत करता है तो वो क्या होता है? बहुब्रीहि होता है। लेकिन यहाँ पे भी आपको समझने की आवश्यकता है, दशानन, 10 आनन यानी 10 मुख, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। लेकिन 10 आनन है जिसके, किसके? रावण के, तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। त्रिनेत्र, 3 नेत्र, द्विगु समास। 3 नेत्र हैं जिसके, किसके? शंकर भगवान के, तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो बच्चों स्पष्ट है, संधि अक्षरों का मेल होता है यानी वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास किसका मेल होता है? शब्दों का। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन हो जाता है, जबकि समास में प्रायः ऐसा नहीं होता, है ना। लोप होता है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता। समास में प्रायः पदों के बीच कारकों की विभक्ति या समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या हो जाता है? वर्णों में परिवर्तन हो जाता है लेकिन कोई अक्षर लोप नहीं होता, है ना। तो बच्चों इस तरह से आज की कक्षा में आपने समास, समास के विभिन्न भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।